सोचिए जरा, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से भी मतलब सदियों पहले भारत में ऐसे ज्ञान के केंद्र थे। हाँ हाँ, जहाँ दुनिया भर से लोग आते थे, है ना, सीखने के लिए। बिल्कुल। आज हम इन्हीं पर मतलब नालंदा और विक्रमशिला पर जो स्रोत मिले हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये प्राचीन भारत के दो महान विश्वविद्यालय थे, ज्ञान के ऐसे प्रकाश स्तंभ जो आज कह सकते हैं कुछ भुला दिए गए हैं। हमारे पास नालंदा और विक्रमशिला भारतीय ज्ञान का स्वर्ण युग नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है, और कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये इतने महत्वपूर्ण क्यों थे, इनका अंत कैसे हुआ और इनकी विरासत क्या है। तो शुरुआत नालंदा से करते हैं। हाँ, नालंदा, जिसे कहते हैं कि ये दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। बिल्कुल, 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसे बनवाया था, आज के बिहार में। और इसका साइज मतलब कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा छात्र थे और शिक्षक करीब 2,000। हाँ, और छात्र सिर्फ भारत से नहीं, तिब्बत, चीन, कोरिया, यहाँ तक कि फारस और ग्रीस से भी लोग आते थे। और वो लाइब्रेरी वाली बात, कहते हैं 90 लाख पांडुलिपियां थीं। 9 मिलियन, मतलब दिमाग घूम जाता है ये सोचकर। ये संख्या वाकई हैरान करने वाली है। ये दिखाता है कि उस समय ज्ञान को कितना महत्व दिया जाता था। ये शायद उस युग का एक बहुत बड़ा आर्काइव था। और पढ़ाते क्या क्या थे वहां? देखिए, बौद्ध दर्शन तो था ही, उसकी कई शाखाएं, महायान, थेरवाद, वज्रयान भी। हाँ। पर इसके साथ साथ चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, व्याकरण, कलाएं, मतलब बहुत विस्तृत था। अच्छा, और वो चीनी भिक्षु ह्वेनसांग, वो भी तो यहीं पढ़े थे? हाँ, ह्वेनसांग, उन्होंने यहाँ करीब 5 साल अध्ययन किया था और अपने यात्रा विवरण में इसका बहुत अच्छा वर्णन भी किया है। और धर्मपाल, शीलभद्र जैसे बड़े विद्वान भी यहीं से जुड़े थे। फिर नालंदा के कुछ समय बाद विक्रमशिला भी बना। हाँ, करीब 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, उन्होंने इसे बनवाया। ये आज के भगलपुर के पास था, बिहार में ही। लेकिन जब नालंदा इतना बड़ा और सब कुछ पढ़ाने वाला केंद्र था ही, तो फिर विक्रमशिला की अलग से क्या जरूरत पड़ी? मतलब क्या ये किसी खास चीज के लिए था? अच्छा सवाल है। विक्रमशिला जो था वो मुख्य रूप से वज्रयान बौद्ध धर्म पर ज्यादा केंद्रित था। तर्कशास्त्र और तांत्रिक अध्ययन, इन पर उसका खास फोकस था। अच्छा, मतलब स्पेशलाइज्ड था। हाँ, कह सकते हैं। और अपनी बौद्धिक कठोरता के लिए बहुत मशहूर था। कहते हैं कि एंट्री के लिए 6 गेट थे और हर गेट पर एक द्वार पंडित होता था जो बहुत कठिन परीक्षा लेता था। पास हुए तो ही अंदर जा सकते थे। अरे बाप, यानी एडमिशन आसान नहीं था? बिल्कुल नहीं। और यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए अतिशा दीपांकर, उन्होंने बाद में तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पर फिर इतना सब कुछ, ये महान केंद्र, इनका पतन कैसे हो गया? ये कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है ना? हाँ, बिल्कुल। हुआ ये कि लगभग 1193 ईस्वी के आसपास दिल्ली सल्तनत का एक तुर्क सेनापति था, बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा पर हमला किया और उसने सब तहस नहस कर दिया। हाँ, स्रोतों के अनुसार तो यही पता चलता है। कहते हैं कि नालंदा का जो विशाल पुस्तकालय था वो महीनों तक जलता रहा। महीनों तक? वो सारी पांडुलिपियां, वो ज्ञान, सब राख हो गया। सोच कर ही अजीब लगता है। और हजारों भिक्षुओं को या तो मार दिया गया या उन्हें भागना पड़ा। बिल्कुल। ये सिर्फ इमारतों का या किताबों का नुकसान नहीं था। ये हमारी प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो पूरी धरोहर थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिट गया। और दुख की बात है कि कुछ समय बाद विक्रमशिला का भी करीब करीब यही हाल हुआ। ये सोचना भी मुश्किल है कि इतने बड़े हादसे के बाद ये नाम हमारी यादों से लगभग मिट से कैसे गए। मतलब आजादी के बाद भी इन्हें वो जगह क्यों नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी? इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद आजादी के बाद हमारी प्राथमिकताएं कुछ और थीं और कुछ हद तक कह सकते हैं बौद्ध विरासत को उतनी मुख्य धारा में जगह नहीं मिली। खुदाई वगैरह भी देर से शुरू हुई शायद। हाँ, नालंदा के खंडरों की सही तरीके से खुदाई तो 19वीं सदी में जाकर ही शुरू हुई। और हमारी स्कूलों की किताबों में भी इनका जिक्र आता तो है, पर अक्सर बहुत संक्षेप में, उतना गहरा नहीं है। लेकिन इनकी विरासत तो सिर्फ भारत तक नहीं थी, ये तो बाहर भी फैली थी। अरे बिल्कुल, तिब्बत ने तो अपने बौद्ध दर्शन का एक बड़ा हिस्सा नालंदा और विक्रमशिला के विद्वानों से ही सीखा। ह्वेनसांग के लेखों से चीन और पूरे पूर्वी एशिया को भारत के बारे में पता चला। और साउथ ईस्ट एशिया में भी असर रहा होगा। हाँ, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब जगहों पर बौद्ध धर्म और कला पर इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सही मायनों में इन्हें हम एशिया की प्राचीन आइवी लीग कह सकते हैं। ये जानकर अच्छा लगा कि अब इन्हें फिर से मतलब एक तरह से पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है। हाँ, 2010 में बिहार में ही नए नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई है।
ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसमें भारत के साथ जापान, सिंगापुर, चीन जैसे कई देश शामिल हैं। कोशिश यही है कि ज्ञान की उस पुरानी परंपरा को आज के समय में फिर से जगाया जाए। तो कुल मिलाकर नालंदा और विक्रमशिला सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण थे। इनका विनाश सिर्फ कुछ इमारतों या किताबों का जलना नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता की जो बौद्धिक ऊर्जा थी, उसका नुकसान था। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं थे, ये उस सभ्यता के कह सकते हैं मस्तिष्क थे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में ऐसे और कितने ज्ञान के केंद्र रहे होंगे जो गुमनामी में खो गए। और उनके मिट जाने से हम आज क्या सीख सकते हैं, खासकर ज्ञान को बचाने और उसके महत्व को समझने के बारे में? ये एक बड़ा सवाल है।